नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिया टून्स में। अगर आप सच्चे सनातनी हैं और भगवान भोलेनाथ में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की जो कथा हम आपके लिए लेकर आए हैं वह न सिर्फ अत्यंत प्रेरणादायक है बल्कि गहरा ज्ञान भी समेटे हुए है। इसलिए इस कहानी को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो कथा अधूरी छोड़ दी जाती है वह पाप का कारण बनती है। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की यह सुंदर और शिक्षाप्रद कथा। यह कहानी एक ऐसे बेटे की है जो कभी अपने माता पिता को भगवान मानता था, लेकिन जब जीवन की आपाधापी और आधुनिकता की दौड़ में फंसा तो वही माता पिता उसे बोझ लगने लगे। यह कहानी हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई को उजागर करती है, जहां पीढ़ियों के बीच बढ़ती दूरी रिश्तों को कमजोर बना रही है। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। राहुल जब छोटा था तो उसके हर कदम पर माँ बाप की परछाई रहती थी। पिताजी की उंगली थामकर चलना सीखना, माँ की गोद में सिसकियां भरना और रात को कहानियां सुनते हुए सो जाना, यह सब उसकी जिंदगी का हिस्सा था। उसका बचपन एक मध्यम वर्गीय परिवार में बीता। पिताजी सरकारी स्कूल में अध्यापक थे और माँ गृहिणी। पैसों की कमी थी, लेकिन प्यार की कभी कोई कमी न रही। राहुल के सपनों को उड़ान देने में उसके माता पिता ने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। माँ ने अपनी चूड़ियां बेची और पिताजी ने ओवरटाइम करके राहुल की इंजीनियरिंग की फीस भरी। समय बीता, राहुल की मेहनत और माता पिता के त्याग ने रंग दिखाया। एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में उसे नौकरी मिल गई। कुछ ही सालों में उसने शहर में एक फ्लैट खरीद लिया और फिर शादी भी कर ली। माँ पिताजी गांव में ही थे। शुरुआत में राहुल हर महीने गांव फोन करता, हर त्योहार पर घर आता और कभी कभी माँ को महंगे तोहफे भी भेजता। लेकिन धीरे धीरे वह सब बदलने लगा। अब राहुल की बीवी निधि को हर बार गांव जाना भारी लगने लगा था। एसी की कमी, मोबाइल नेटवर्क की दिक्कत और पुराने विचारों वाले सास ससुर, इन सब से वह तंग आ चुकी थी। हर बार क्यों जाते हो, वहां क्या रखा है, फोन कर लिया करो, वही बहुत है, निधि ने एक दिन कहा। सिर झुकाकर हामी भर दी। पहले महीने एक बार फोन किया, फिर 2 महीने बीतने लगे और फिर कभी कभी तो याद भी नहीं रहता कि माँ की तबीयत कैसी है या पिताजी को दवा की जरूरत है। एक दिन माँ का फोन आया, बेटा तेरे पिताजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, गांव के डॉक्टर को दिखाया है, पर अगर तू आ जाता तो अच्छा लगता। राहुल ने अनमने मन से कहा, माँ ऑफिस में बहुत प्रेशर है, अभी आना मुश्किल है, आप ध्यान रखना उनका। फोन कटते ही माँ ने गीली आंखों से पिताजी की ओर देखा। पिताजी समझ गए पर कुछ बोले नहीं। राहुल के फ्लैट में उस दिन डिनर टेबल पर निधि ने कहा, क्या कहा माँ ने? कुछ नहीं, पापा की तबीयत थोड़ी ढीली है। फिर वही रोना, हर बार कोई ना कोई बहाना। बुढ़े लोगों को न जाने क्या लगता है, हर बात में बेटे को चाहिए। हमने भी तो जिंदगी में बहुत कुछ अकेले किया है। राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसके मन में माँ की आवाज गूंजती रही। समय का पहिया फिर घूमा। अब पिताजी की तबीयत और बिगड़ गई थी। माँ ने फिर फोन किया, पर इस बार राहुल ने फोन उठाया ही नहीं। ऑफिस का काम, क्लाइंट की मीटिंग और बीवी की खींच, इन सब के बीच माँ की पुकार दबती चली गई। फिर एक दिन गांव से एक पड़ोसी का फोन आया, राहुल बाबू आपके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, माँ अकेली हैं, जल्दी आ जाइए। राहुल के पांव जैसे जमीन से चिपक गए। निधि ने कहा, अब क्या होगा, माँ को यहाँ तो नहीं ला सकते, हमारे पास जगह कहाँ है। राहुल चुप था। उसने माँ को फोन किया, पर माँ ने फोन नहीं उठाया। वो गांव पहुंचा, पर सब बदल चुका था। माँ के चेहरे पर आंसुओं की जगह अब एक ठहराव था। वो ठहराव जो तब आता है जब कोई अपना बहुत दूर हो जाए, हमेशा के लिए। शाम को गांव के उसी पुराने आंगन में माँ चुप बैठी थी। राहुल ने पास जाकर कहा, माँ चलो अब मेरे साथ शहर चलो। माँ ने सिर्फ इतना कहा। अब वहां किसके लिए? राहुल के पास कोई जवाब नहीं था। राहुल माँ के सामने चुप बैठा था। उसके पास कहने को बहुत कुछ था, लेकिन शब्द जैसे गले में ही अटक गए थे। वो माँ की आंखों में झांकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। माँ अब पहले जैसी नहीं लगती थी। उनकी आंखों में न शिकायत थी न उम्मीद, बस एक खालीपन था, गहरा और ठंडा। आंगन के कोने में परी पुरानी लकड़ी की चौकी पर बैठते हुए राहुल ने धीरे से कहा, माँ अब आपके बिना वहां मन नहीं लगता। माँ ने चूल्हे में जल रही धीमी आग की ओर देखा और कहा, मन तो यहां भी अब नहीं लगता बेटा, पर जहां शरीर रह गया है वहीं से अब मन को जोड़ने की कोशिश कर रही हूं। राहुल को काटो तो खून नहीं, ये वही माँ थी जो उसकी हर खुशी के लिए अपनी नींदें बेच देती थी।
वही माँ अब उसके कहे शब्दों से भी अजनबी हो गई थी। माँ, पापा होते तो कहते बुढ़ापे में अकेले नहीं रहना चाहिए। आप क्यों अकेले रहना चाहती हैं? राहुल ने गले में भर आई आवाज को दबाते हुए कहा। माँ हल्का सा मुस्कुराई। पापा होते तो मुझे अकेला छोड़ते क्या? वो तो अब भी यही है, इस दीवारों में, इस चूल्हे की आंच में और इस आंगन की मिट्टी में। तू समझ नहीं पाएगा बेटा। बूढ़े लोग जब किसी जगह से जुड़ जाते हैं ना, तो वो जगह छोड़ना जैसे सांस छोड़ना होता है। राहुल का सिर झुक गया। अगले दिन वह माँ के लिए नए कपड़े, दवाइयां और कुछ फल लेकर आया। माँ ने कपड़े देखकर हल्की मुस्कान दी, लेकिन कुछ कहा नहीं। वो अब ज्यादा नहीं बोलती थी। उनके चेहरे पर एक शांति थी, पर वह शांति सुकून की नहीं, हार की थी। गांव में तीसरा दिन था। राहुल की छुट्टियां खत्म होने वाली थीं। निधि ने भी 2 बार कॉल कर लिया था। अब कब तक रुकोगे? ऑफिस भी है और माँ को तो वैसे भी शहर आना नहीं है। राहुल ने माँ से कहा, माँ मुझे वापस जाना होगा, पर आप जब भी चाहें बता देना, मैं लेने आ जाऊंगा। माँ बस सिर हिलाकर भीतर चली गई। राहुल ने चुपचाप बैग उठाया, दरवाजे से बाहर निकला और फिर एक बार पलटकर आंगन को देखा। जहां कभी उसकी किलकारियां गूंजती थीं, अब बस सन्नाटा था। ऑफिस की चकाचौंध, मीटिंग्स और पार्टियों ने राहुल को फिर से अपनी दुनिया में खींच लिया। पर अब सब कुछ वैसा नहीं था। माँ की वो थकी हुई आंखें और पापा की तस्वीर उसके दिमाग से हटती ही नहीं थी। एक शाम निधि ने कहा, तुम कुछ बदल गए हो, पहले की तरह बातें नहीं करते, ना हंसते हो, क्या बात है? राहुल ने एक लंबी सांस ली। शायद अब मैं खुद को देखने लगा हूं जैसा मैं हो गया हूं। निधि ने भौहें चढ़ाई। मतलब मैं वो बेटा बन गया हूं जो अपने माँ बाप को अकेला छोड़ आया, जो उनकी आवाजों को अनसुना करता रहा, और अब जब वक्त निकल गया तो पछता रहा है। निधि चुप हो गई। वो समझ गई थी कि राहुल अब उस जगह पहुंच चुका है जहां तर्क खत्म हो जाते हैं और संवेदनाएं बोलने लगती हैं। कुछ ही दिनों में राहुल ने गांव के लिए पैसे भेजे, घर की मरम्मत करवाने के लिए मिस्त्री लगाया, एक नौकरानी का इंतजाम किया और पास के क्लिनिक में माँ के चेकअप की व्यवस्था की। पर जब उसने माँ को फोन किया तो माँ ने सिर्फ यही कहा, तेरा भेजा सब कुछ मिल गया बेटा, लेकिन तू नहीं मिला। राहुल को जैसे किसी ने चुपचाप थप्पड़ मार दिया हो। राहुल को एक विचार आया, क्यों न माँ के पास कुछ समय के लिए रहा जाए। उसने ऑफिस से 2 हफ्ते की छुट्टी ली और फिर बिना बताए गांव निकल पड़ा। जब वो पहुंचा तो देखा कि माँ पिछवाड़े में तुलसी को पानी दे रही थी। चेहरा थोड़ा और झुर्रियों से भर गया था, चाल थोड़ी और धीमी हो गई थी, लेकिन आंखें अब भी उसी माँ की थीं जिसने उसे चलना सिखाया था। माँ, राहुल ने आवाज दी। माँ पलटी और एक पल के लिए कुछ नहीं कहा, फिर धीरे धीरे चलकर उसके पास आई और उसके सिर पर हाथ फेरा। इस बार उनकी आंखें नम थीं। इस बार ऐसे नहीं जाऊंगा माँ, राहुल ने कहा। माँ ने सिर हिलाया। रह भी मत जाना बेटा। माँ बाप का जीवन ठहराव होता है और तुम्हारी दुनिया दौड़। ठहराव में दौड़ को रोकना मुश्किल होता है। राहुल ने पहली बार माँ की बात को न सिर्फ सुना बल्कि समझा। अगले कई दिन राहुल ने माँ के साथ बिताए। वो उनके लिए खाना बनाता, आंगन की सफाई करता और हर शाम उनके साथ बरामदे में बैठकर चाय पीता। दोनों की बातचीत अब फिर से शुरू हो गई थी, धीमी लेकिन सजीव। राहुल को अब समझ आने लगा था कि माँ को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए था। बोझ वे नहीं होते, बोझ तो हमारी प्राथमिकताएं बन जाती हैं, जो रिश्तों से बड़ी हो जाती हैं। एक शाम माँ ने कहा, बेटा तू अब वापस जा, तेरा घर वहां है, तेरी दुनिया वहां है। और आप? राहुल ने पूछा। मैं यहीं ठीक हूं, लेकिन अब जानती हूं तू जब चाहेगा आ जाएगा। और बस इतनी सी उम्मीद ही माँ को जीने के लिए काफी होती है। राहुल ने माँ के हाथ थाम लिए। उस रात वह बहुत देर तक जागता रहा। उसने एक फैसला किया था जिसे वह अगले दिन माँ से कहने वाला था। एक ऐसा फैसला जो उसके जीवन की दिशा भी बदल सकता था। सुबह की हल्की धूप आंगन में फैली थी। तुलसी के पास रखी मिट्टी की ढिबरी अब भी रात की लौ की गंध दे रही थी। राहुल माँ के पास बैठा था। दोनों की हथेलियों के बीच एक अजीब सी शांति थी, जैसे वर्षों से उलझे रिश्ते अब धीरे धीरे सुलझने लगे हों। माँ, राहुल ने धीमे स्वर में कहा। मैंने फैसला कर लिया है। माँ ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी ओर देखा। मैं हर महीने 1 हफ्ता यहीं रहूंगा। ऑफिस से बात कर ली है, वहां से ऑनलाइन काम कर सकता हूं। माँ चुप रही। फिर उन्होंने अपनी धोती की कोर से कुछ धूल झाड़ी और कहा, बेटा अब लौट आया है तो बार बार लौटने का बोझ मत लेना। जब भी आ, दिल से आ। राहुल थोड़ा सकुचा गया। बोझ नहीं माँ, अब तो मैं सुकून लेने आऊंगा। माँ मुस्कुराई, लेकिन उनकी आंखों में अब भी संकोच था। शायद उन्हें यकीन नहीं हो रहा था
कि जिस बेटे की आंखें सालों तक व्यस्तता में डूबी थीं, वही अब आंख मिलाकर बात कर रहा है। राहुल ने मां के लिए एक मोबाइल फोन लाया था जिसमें वीडियो कॉल की सुविधा थी। उसने मां को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मां बार बार उसी बटन को दबाती और हर बार गलती कर बैठती। ये मशीन तो बड़ा झंझट है, मां ने मुस्कुराकर कहा। तेरी आवाज ही काफी है, चेहरा देखे बिना भी तुझे महसूस कर सकती हूँ। राहुल ने जिद नहीं की। वो अब मां की हर बात को चुनौती नहीं, अनुभव मानता था। गांव में बिताए गए उन 7 दिनों में राहुल बहुत कुछ सीख गया था। चुप रहना, सुकून से सांस लेना, मिट्टी की सौंधी गंध को समझना और सबसे अहम, रिश्तों को फिर से जीना। लेकिन उसकी दुनिया तो अब भी शहर की चकाचौंध में उलझी हुई थी। वापसी के दिन सुबह सुबह राहुल का बैग तैयार था। मां ने उसे बेसन के लड्डू बांध दिए, वही जो वो बचपन में बनाती थीं। जब राहुल ने देखा कि मां के हाथ अब कांपते हैं, तो उसने पूछा, आप अकेले कैसे कर लेती हैं ये सब? मां ने सिर झुकाकर कहा, आदत हो गई है, अब तो अकेलापन ही साथी है। राहुल कुछ कह नहीं पाया, बस लड्डू का डब्बा कसकर पकड़ा और मां के पैर छूकर निकल पड़ा। निधि राहुल की बदली हुई सोच को भांप रही थी। पहले जहां वह देर रात तक फोन में डूबा रहता था, अब वह मां से बात किए बिना चैन से नहीं सोता। आज भी बात हुई? निधि ने एक दिन पूछा। हाँ कहिए। मां ने पूछा कि ऑफिस से थक गया हूं क्या? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी देर तो हमसे बात नहीं करते जितनी मां से करने लगे हो। निधि ने चुटकी ली। राहुल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी सुना है जिंदगी का सुकून वहां होता है जहां कोई बिना मतलब पूछे थक तो नहीं गया। निधि चुप हो गई। कहीं न कहीं उसे भी राहुल की यह नई भावनाएं छूने लगी थीं, लेकिन उसकी सोच अब भी व्यावहारिक थी। एक दिन निधि ने कहा, क्या मां को यहाँ शिफ्ट नहीं कर सकते? शायद अब वो अकेली न रहे। राहुल ने ध्यान से उसकी ओर देखा। वो नहीं आएंगी? उनके लिए उनका घर ही मंदिर है। तो फिर क्या होगा? ऐसे कब तक चलेगा? जो पहले नहीं किया, अब उसकी भरपाई करनी है। जितना कर सकता हूँ करूंगा। माँ के साथ वक्त बिताकर अपने अंदर के खालीपन को भरना चाहता हूँ। राहुल का स्वर सच्चा था। राहुल फिर गांव आया। इस बार उसके साथ निधि भी थी। माँ ने दरवाजे पर ही उसका स्वागत किया, लेकिन निधि को देखकर थोड़ी संकोच में पड़ गईं। रिश्ते जब टूटने लगते हैं तो संदेह की गांठें पहले जुड़ती हैं। राहुल ने माहौल को सहज बनाने की कोशिश की। माँ, निधि ने कहा, इस बार साथ चलेगी। आपके हाथ का खाना बहुत याद आता है इसे। माँ ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, बिटिया तुझे कभी जरूरत पड़ी तो माँ समझकर पुकार लेना, बहू नहीं। निधि कुछ नहीं बोली, लेकिन आंखें नम थीं। शाम को माँ ने वही पुरानी रेसिपी से बैंगन का भरता बनाया जो राहुल की पसंदीदा थी। निधि ने खाया और चुपचाप प्लेट खाली कर दी। उस रात राहुल ने माँ और निधि को आंगन में बैठाकर कहा, माँ, मैं यहाँ एक छोटा ऑफिस बनाना चाहता हूँ। जब यहाँ रहूं तो वहीं से काम कर सकूं। माँ ने आश्चर्य से कहा, यहाँ गांव में? हाँ माँ, अब लगता है यहीं सुकून है। शहर की भीड़ में जो खो गया था वो खुद को यहीं पाता हूँ। माँ ने कुछ देर तक उसकी बातों को महसूस किया, फिर सिर हिलाकर कहा, अगर तू ठहरना सीख गया तो मैं छोड़ने को भी तैयार हूँ। राहुल ने माँ की आंखों में झांका। वहां अब यकीन था और शायद एक नई शुरुआत की उम्मीद भी। राहुल गांव के सरपंच से मिलने गया। उसने घर के पास ही एक छोटा सा कमरा किराए पर लेने की बात की, जिसमें वह ऑफिस का काम शुरू कर सके। वह चाहता था कि जब भी गांव आए तो माँ के पास रहते हुए अपने काम को भी न छोड़े। निधि ने घर की छत पर खड़े होकर दूर खेतों की हरियाली देखी। हवा में वो सौंधी खुशबू थी जो शहर के एयर फ्रेशनर में नहीं मिलती। पहली बार उसे भी लगा कि जिंदगी के मायने सिर्फ सुविधा नहीं, संतुलन भी होते हैं। शाम को राहुल माँ के पास बैठा हुआ था और माँ पुराने एल्बम निकालकर दिखा रही थी। एक फोटो पर राहुल ठहर गया। वो तस्वीर जिसमें पापा उसके स्कूल के पहले दिन उसे कंधे पर बैठा कर ले जा रहे थे। पापा ने कभी शिकायत नहीं की कि मैंने उन्हें बोझ समझा। माँ ने कहा, पिता शिकायत नहीं करते बेटा, वो बस चुपचाप दूर हो जाते हैं। राहुल की आंखें भीग गईं और तभी उसने एक और निर्णय लिया। अब यह कहानी केवल पुनर्मिलन की नहीं, सेवा और पुनर्निर्माण की होगी। गांव में राहुल की उपस्थिति अब लोगों के लिए सामान्य होने लगी थी। पहले जिस युवक को सिर्फ त्योहारों पर देखा जाता था, अब वो हर महीने एक हफ्ता आकर अपनी माँ की देखभाल करता था। खेत खलिहानों में घूमता, बच्चों को क्रिकेट सिखाता और बूढ़ों से चौपाल में बैठकर देश दुनिया की बातें करता। उसका छोटा सा ऑफिस अब तैयार हो चुका था। घर के सामने एक छोटा कमरा जिसमें टेबल, लैपटॉप और एक किताबों की अलमारी रखी गई थी। माँ हर सुबह वहां आकर सफाई करती, फिर तुलसी को जल चढ़ाकर भगवान से उसके काम की सफलता की प्रार्थना करती।
राहुल को इस नए जीवन में एक अलग ही ऊर्जा मिल रही थी। एक दिन माँ ने पूछा, बेटा निधि अब गांव क्यों नहीं आती? राहुल कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीरे से बोला, वो आना चाहती है माँ, पर अभी खुद को समझा रही है। शहर की दुनिया छोड़ना आसान नहीं होता। माँ ने गहरी सांस ली। हम औरतों को हर जगह खुद को समझाना आता है, लेकिन कभी कभी वक्त को भी समझाना पड़ता है। राहुल माँ के इस उत्तर को पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन वह जानता था कि माँ अब बहुत कुछ समझ चुकी हैं। बिना कहे एक दिन गांव के स्कूल में शिक्षक की तबीयत बिगड़ गई। सरपंच ने राहुल से मदद मांगी। बच्चों को 1-2 दिन पढ़ा देगा क्या? तू तो पढ़ा लिखा है। राहुल ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। जब वह बच्चों के सामने खड़ा हुआ तो शुरुआत में उन्हें हंसी आई, अरे ये तो लैपटॉप वाला भैया है। पर राहुल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और अब तुम सबका अध्यापक भी हूं। चलो बताओ, सबसे बड़ा नंबर कौन जानता है? बच्चों ने एक साथ कहा, गूगल, और सब हंस पड़े। राहुल ने महसूस किया कि शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं होती, वह संवाद और स्नेह से होती है। वह अब हर बार गांव आने पर 1-2 दिन बच्चों को पढ़ाने लगा। माँ दूर से देखती और मुस्कुराती, अब बेटा नहीं, गुरु बन गया है। निधि अब राहुल को समझने लगी थी। उसका अकेलेपन में रहना, माँ की सेवा करना, बच्चों को पढ़ाना, ये सब बातें उसे राहुल की ओर फिर से खींच रही थीं। एक दिन उसने राहुल को कॉल किया, राहुल, हाँ निधि, मैं सोच रही हूँ क्या मैं भी कुछ दिन माँ के साथ रह सकती हूँ? अकेलेपन से डर लगने लगा है। राहुल की आंखों में चमक आ गई। माँ को बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी, पर एक शर्त है, निधि बोली। क्या? मुझे गांव में कुछ काम चाहिए, खाली बैठना नहीं आता। राहुल हंस पड़ा, क्यों नहीं, तुम्हारे लिए भी कुछ सोच रखा है, लेकिन पहले आ जाओ, फिर सब करेंगे। निधि गांव पहुंची। माँ ने पहले तो कुछ नहीं कहा, बस सिर पर हाथ फेरा और एक बार गले से लगा लिया। उनकी ममता की भाषा अब शब्दों की मोहताज नहीं थी। राहुल ने निधि को स्कूल ले जाकर बच्चों से मिलवाया। ये मेरी पत्नी है, अब तुम सबको कहानियां सुनाएंगी। बच्चे तालियां बजाने लगे। निधि ने पहला सत्र जब शुरू किया तो उसे महसूस हुआ कि यह अनुभव किताबों या बड़े बड़े ऑफिसों से बिल्कुल अलग है। यहाँ वो दिल से जी रही थी। माँ ने एक शाम निधि से कहा, बेटा अब तू यहाँ के रंग में ढल गई है, शहर की बहू अब गांव की बेटी बन रही है। निधि मुस्कुराकर बोली, शायद यही असली जीवन है माँ, वहां सब कुछ था पर अपनापन नहीं। एक दिन राहुल अपने ऑफिस में बैठा माँ की पुरानी डायरी पढ़ रहा था। पन्नों में पापा की लिखावट थी, बड़े साफ अक्षरों में लिखा था, बुढ़ापे में जब बच्चे साथ ना हो तो शरीर से ज्यादा आत्मा थकती है। एक दिन मेरे बेटे को यह समझ आएगा और जब वो लौटेगा तब मैं उसे गले नहीं, आंखों से लगाऊंगा। राहुल की आंखें भर आईं। उसने डायरी माँ को दी। माँ ने एक नजर उस पन्ने पर डाली, फिर कहा, तेरे पापा दूर रहकर भी तुझसे जुड़े रहे, बस तेरे छूने भर की देर थी। राहुल ने माँ का हाथ थाम लिया। अब राहुल और निधि ने मिलकर गांव के बच्चों के लिए साप्ताहिक ज्ञान केंद्र शुरू किया। हर रविवार गांव के मंदिर के प्रांगण में बच्चों को कहानी, विज्ञान, नैतिक शिक्षा और संवाद की कला सिखाई जाती। माँ हर बार चुपचाप एक कोने में बैठती और गौर से सब देखती। सरपंच ने एक दिन सार्वजनिक रूप से कहा, जो बेटा कभी हमें लगता था शहर जाकर भूल गया, वही आज गांव को नया जीवन दे रहा है। राहुल ने सिर्फ इतना कहा, मैंने माँ को समझने में देर की, अब बाकी सबकी माँ बाप को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। गांव की वो सुबह कुछ खास थी। मंदिर की घंटियां हल्के स्वर में बज रही थीं और हवा में चंदन तुलसी की मिली जुली खुशबू तैर रही थी। आकाश में सूरज का हल्का सा प्रतिबिंब दिखने लगा था, पर अभी रोशनी पूरी तरह फैली नहीं थी। राहुल, निधि और माँ तीनों आंगन में बैठे थे। माँ सूती ओढ़नी सिर पर डाले चाय बना रही थी। राहुल पास ही बैठा पुराने अल्मुनियम के बर्तन पर कुछ लिख रहा था। निधि सब कुछ देख रही थी, जैसे इन लम्हों को कैमरे से नहीं, दिल से कैद करना चाहती हो। क्या लिख रहे हो? निधि ने उत्सुकता से पूछा। एक योजना, गांव के बुजुर्गों के लिए सेवा केंद्र शुरू करना चाहता हूँ, राहुल ने कहा। सेवा केंद्र? माँ और निधि ने एक साथ पूछा। हाँ, कई बूढ़े लोग यहाँ अकेले हैं, उनके पास न कोई साथी है न कोई सुनने वाला। मैं सोच रहा हूँ हर रविवार सिर्फ बच्चों का नहीं, बुजुर्गों का भी सत्र हो, वे भी बोले, हंसे, अपने अनुभव बांटे। माँ ने सिर हिलाया। अच्छा सोचा है बेटा, उनकी चुप्पियां अब बोलनी चाहिए। निधि ने भी मुस्कुराकर कहा, अब ये गांव सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा भी है, मैं साथ हूँ। राहुल और निधि दोनों सेवा केंद्र की तैयारी में जुट गए। पुराने पंचायत भवन को साफ करवाया गया, उसमें चटाइयां बिछवाई गईं, दीवारों पर मोटिवेशनल कोट्स और गांव के बुजुर्गों की पुरानी तस्वीरें सजाई गईं।
गांव के युवाओं को भी जोड़ा गया ताकि वे समझ सकें कि जिनकी छाया में वे पले वो आज अकेले न रह जाएं। पहले दिन ही जब केंद्र खुला तो करीब 15 बुजुर्ग आए। कोई लाठी टेकता हुआ, कोई बहू के सहारे और कोई अकेले पैदल चलता हुआ। उनमें कुछ ऐसे थे जिनसे सालों से किसी ने हाल चाल भी नहीं पूछा था। राहुल ने सबको संबोधित करते हुए कहा, ये जगह अब आपकी है। यहाँ आप बातें करें, गीत गाएं, अपने अनुभव साझा करें और सबसे जरूरी एक दूसरे को सुने। एक बूढ़े बाबा उठे, उनकी आवाज कांप रही थी। बेटा, जब बेटे शहर चले जाते हैं तो गांव खाली नहीं होता, पर दिल अकेले हो जाते हैं। तुमने आज हमें हमारे लिए एक कोना दिया है जहां हम फिर से इंसान महसूस कर सकें। राहुल और निधि की आंखें भर आईं। इन बदलावों के बीच मां अब ज्यादा बोलने लगी थी। वो हर दिन दोपहर को सेवा केंद्र जाती और बाकी वृद्ध महिलाओं के साथ बैठती, कभी गीत गाती, कभी पुराने व्यंजन सिखाती। एक दिन निधि ने मां से पूछा, मां, आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि राहुल ने देर कर दी लौटने में? मां ने चाय का प्याला रखते हुए कहा, बेटा, देर और दूरी में फर्क होता है। वक्त से आया पर दिल से आया। निधि मुस्कुरा दी। अब मां से बात करना उसके लिए बोझ नहीं, सुकून था। एक शाम राहुल अकेले बैठा था। निधि पास आई और देखा कि वो कुछ सोच में डूबा है। क्या हुआ? उसने पूछा। सोच रहा हूं मां को स्वास्थ्य जांच के लिए शहर ले चलूं। अब उम्र हो गई है और कई बार वो रात में खांसी में उलझ जाती हैं। निधि ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, और अगर कुछ गंभीर हुआ तो फिर यहीं एक छोटा मेडिकल सेंटर खोलने की सोचना होगा। गांव में सुविधाओं की बहुत कमी है। राहुल गंभीर हो गया। शहर छोड़ोगे? अगर मां को यहां रहना है तो हाँ। मैं अब समझ गया हूं, सपने शहरों में पलते हैं लेकिन असल जिंदगी वहीं बसती है जहां अपने होते हैं। उसी रात मां ने अपनी पुरानी संदूक से एक चिट्ठी निकाली और राहुल को दी। तेरे पापा की लिखी थी जब तू पहली बार शहर गया था। राहुल ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। राहुल, जिन कदमों से तू शहर जा रहा है उन पर मैंने विश्वास की माटी चढ़ाई है। तू वहां बड़ा आदमी बन, लेकिन कभी इतना बड़ा मत बन जाना कि माँ बाप की परछाई भी तुझे छोटी लगे। जब भी जीवन की थकान बढ़े, इस गांव की मिट्टी को सूंघ लेना, तेरी सारी पीड़ा उतर जाएगी। तेरा पिता। राम नारायण। राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। मां ने धीरे से कहा, वो चिट्ठी मैंने तब नहीं दी थी क्योंकि सोचा था तू जब समझेगा तभी इसकी जरूरत पड़ेगी। राहुल ने मां का हाथ पकड़ लिया। अब समझ गया हूं मां, अब हर शब्द जीना चाहता हूं। गांव की सुबह अब कुछ अलग ही होने लगी थी। पहले जहां लोग अपने अपने काम में चुपचाप लगे रहते थे, अब सुबह की शुरुआत सेवा केंद्र की चर्चा से होती। बुजुर्गों की जिंदगी में फिर से चहल पहल आ गई थी और गांव के युवा भी अब बुजुर्गों के पास बैठना, उनकी कहानियां सुनना पसंद करने लगे थे। राहुल को यह बदलाव भीतर तक छू रहा था। उसे लगने लगा था कि वह केवल एक बेटा नहीं, बल्कि समाज में रिश्तों को फिर से जोड़ने वाला एक माध्यम बन गया है। लेकिन इस सब के बीच एक नई चुनौती उसका इंतजार कर रही थी। एक सुबह मां ने अचानक खाना बनाते हुए चक्कर खा लिया। निधि दौड़ी दौड़ी आई। राहुल भी तुरंत पहुंचा। मां को जमीन पर लिटाया गया। वो होश में थीं, पर चेहरा पीला पड़ गया था। बेटा, कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा चक्कर आ गया। मां ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की। चुप रहो मां, अब एक भी दिन और टालना नहीं है, आज ही शहर चलना होगा, राहुल ने दृढ़ स्वर में कहा। उस शाम उन्हें पास के शहर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया, इनकी उम्र और शरीर की कमजोरी को देखते हुए नियमित देखभाल जरूरी है, खासकर दिल और ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना होगा। राहुल चिंतित हो गया। डॉक्टर की बातों ने उसके भीतर एक डर भर दिया था। अब मां को खोने का ख्याल भी उसे तोड़ देता। शहर से लौटकर मां अब पहले से कमजोर दिखने लगी थी। निधि ने उनका खास ध्यान रखना शुरू किया। दवा, खाना, आराम, हर चीज एक निश्चित समय पर होती। राहुल ने गांव में ही एक डॉक्टर से नियमित जांच शुरू करवाई और अब वह मेडिकल सेंटर की योजना को तेजी से आगे बढ़ाने लगा। गांव के कुछ लोग और पुराने दोस्तों ने मिलकर इस योजना में हाथ बंटाना शुरू किया। एक छोटी सी बिल्डिंग का निर्माण शुरू हुआ, जिसमें एक डॉक्टर का केबिन, एक प्राथमिक दवाघर और एक आराम कक्ष बनाया जाना था। राहुल भैया, आपने तो गांव को शहर जैसा बना दिया, एक बच्चे ने कहा। राहुल मुस्कुराया। नहीं बेटा, मैंने सिर्फ वो किया जो हम सबको पहले ही कर लेना चाहिए था, अपनों के लिए सोचना। एक शाम मां ने राहुल को अपने कमरे में बुलाया। एक पुरानी लोहे की संदूक खोलते हुए उन्होंने एक डायरी निकाली। तेरे पापा की आखिरी डायरी है। इसमें उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी सीखें लिखी थीं। राहुल ने जब वो पन्ने पलटे
तो हर एक शब्द जैसे उसे जीवन की गहराई से जोड़ता गया। रिश्तों को जब तक हम निभाते हैं तब तक वो साथ होते हैं, पर जैसे ही हम गिनती करने लगते हैं, कितना दिया, कितना पाया, वो टूटने लगते हैं। बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं, पर समाज का नजरिया उसे बना देता है। अगर बेटा समझे तो माँ बाप कभी बोझ नहीं होते। राहुल देर तक बैठा उस डायरी को पढ़ता रहा। जैसे जैसे शब्द उसकी रगों में उतरते गए, उसका आत्मबल और जागरूकता बढ़ती गई। एक रात निधि ने राहुल से पूछा, क्या तुम्हें कभी अफसोस होता है कि तुमने इतना समय शहर में माँ से दूर बिता दिया? राहुल थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ निधि, बहुत बार। लेकिन अब मैं उस अफसोस को सेवा में बदल रहा हूँ। शायद यही पश्चाताप का असली रूप है। सुधार। निधि ने राहुल का हाथ थाम लिया। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, तुम में गहराई आ गई है। राहुल मुस्कुराया, और तुमने भी तो खुद को बदला है। शहर की कॉर्पोरेट दुनिया से निकलकर अब गांव की कहानियां सुनाती हो। निधि हंस पड़ी। कभी कभी इंसान अपने भीतर की सच्चाई वहीं पाता है जहां शोर नहीं होता। राहुल और निधि ने अब बुजुर्ग संवाद सभा शुरू की। हर महीने एक दिन, जब गांव के सारे बड़े बुजुर्ग एक जगह बैठते और अपनी जिंदगी के अनुभव सुनाते, युवा पीढ़ी भी वहां मौजूद होती। पहले सत्र में एक 82 वर्षीय काका बोले, जब मेरा बेटा शहर गया था तो मैंने खुद को जिंदा मानना छोड़ दिया था। आज वो लौट नहीं पाया, लेकिन राहुल जैसे बेटे ने मेरी खामोशी को आवाज दी है। लोग भावुक हो उठे। किसी ने पोंछे आंसू, किसी ने तालियां बजाईं। इन्हीं दिनों राहुल को एक चिट्ठी मिली, किसी अनजान हाथ से लिखी गई, जिसमें लिखा था, तुम्हारा काम देख रहा हूं, तुमने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या अब भी देर नहीं हुई होगी? क्या मैं भी लौट सकता हूं? तुम्हारे जैसे ही एक और बेटा। राहुल चुपचाप चिट्ठी को पढ़ता रहा और फिर मुस्कुराया। निधि ने पूछा, किसका खत है? शायद किसी और बेटे का, जो अब माँ बाप को बोझ नहीं, जीवन का सबसे बड़ा उपहार समझने लगा है। राहुल ने उत्तर दिया। राहुल अब सिर्फ एक बेटा नहीं रहा था, वह गांव के बुजुर्गों की उम्मीद बन चुका था। सेवा केंद्र और मेडिकल सेंटर की योजनाओं के बीच उसने जिस भावना को जगा दिया था, वह सिर्फ एक सामाजिक बदलाव नहीं था, बल्कि रिश्तों की पुनर्स्थापना थी। लेकिन जब परिवर्तन का बीज बोया जाता है तो हर बार फूल नहीं खिलते। कुछ कंटीले सवाल, कुछ उलझे हुए ताने और कुछ ईर्ष्या के बीज भी जमने लगते हैं। एक दिन सेवा केंद्र के बाहर कुछ पुरुष आपस में बातें कर रहे थे। कहाँ का समाज सेवा? असल में ये सब दिखावा है। शहर से लौटा है, इसलिए सब उसकी बात सुनते हैं। हाँ, और अब तो पंचायत में भी उसकी बात चलने लगी है, जैसे वो ही सबका मसीहा हो गया हो। राहुल को यह सब कानो कान नहीं पहुंचा, लेकिन उसके असर जल्द ही दिखने लगे। गांव की पंचायत में कुछ लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। मेडिकल सेंटर के लिए पैसा कहां से आएगा? किसके नाम पर जमीन होगी? और ये सेवा केंद्र क्या केवल बुजुर्गों का क्लब बनकर रह जाएगा? राहुल को यह सब सुनकर दुख तो हुआ, पर वह घबराया नहीं। निधि ने उसका हौसला बढ़ाया। जब रास्ता बदलता है तो धूल उड़ती ही है, लेकिन तुम्हारा रास्ता सही है, इस पर भरोसा रखो। रात को माँ अब अक्सर जाग जाती थीं। कभी चुपचाप बैठकर खिड़की से बाहर देखती, कभी पापा की डायरी पढ़ती और कभी बिस्तर पर करवटें बदलती। एक रात निधि ने सॉफ्टली पूछा, माँ नींद नहीं आ रही? माँ ने धीमे स्वर में कहा, बेटा अब नींद नहीं, यादें आती हैं, और जब यादें आ जाएं तो आंखें खुद ही खुल जाती हैं। निधि उनके पास बैठ गई। क्या याद आता है सबसे ज्यादा? तेरे पापा का साथ, राहुल का बचपन, और वो दिन जब हमने इसे पहली बार शहर भेजा था। मैंने तब सोचा था ये बड़ा होकर हमारी छाया बनेगा, लेकिन सालों वो छाया भी नहीं दिखी। अब जब लौटा है तो हर पल डर लगता है कहीं फिर न चला जाए। निधि ने माँ का हाथ थाम लिया। अब वो कहीं नहीं जाएगा माँ, अब हम सब एक दूसरे की छाया बन चुके हैं। पंचायत में उठ रहे सवालों को शांत करने के लिए राहुल ने गांव की एक खुली सभा बुलाई। गांव के सभी लोग आमंत्रित थे, बुजुर्ग, युवा, महिलाएं, यहाँ तक कि बच्चे भी। सभा में राहुल ने बिना किसी भाषण के एक छोटी सी बात कही, मैं बस एक सवाल पूछता, अगर आज आप सबके घर के बड़े बुजुर्ग अकेले हों, बीमार हों और कोई उनकी सुनने वाला ना हो तो कैसा लगेगा? भीड़ में सन्नाटा छा गया। मैं सेवा केंद्र और मेडिकल सेंटर इसलिए नहीं बना रहा कि मुझे नेता बनना है, बल्कि इसलिए कि मुझे बेटा बने रहना है। सिर्फ अपनी माँ का नहीं, आप सबके माँ बाप का। अगर आपको लगे कि मैं गलत हूं तो आज यहीं से सब बंद कर दूंगा। लोगों की आंखें झुक गईं। पहली बार गांव ने समझा कि ये लड़का कुछ हासिल करने नहीं, कुछ लौटाने आया है। एक वृद्ध ने पीछे से आवाज लगाई, राहुल बेटा तू आगे बढ़, अब ये तेरा गांव है और हम सब तेरे साथ हैं। सभा तालियों से गूंज उठी। कुछ दिन पहले आई,
अनाम चिट्ठी का उत्तर राहुल ने उसी भावना के साथ लिखा, प्रिय भाई, देर कभी नहीं होती। लौट आने के लिए केवल एक कदम चाहिए होता है। अगर तुम सच में लौटना चाहते हो तो माँ बाप की आंखों में झांको, वहां इंतजार आज भी जीवित है। यहाँ सेवा केंद्र तुम्हारा भी है। जब आओगे, तुम्हारे माता पिता ही नहीं, ये पूरा गांव तुम्हारा स्वागत करेगा। राहुल पत्र भेजने के बाद राहुल ने आसमान की ओर देखा, जैसे वो आशीर्वाद मांग रहा हो कि अब कोई और बेटा अपनी मां की नींद न छीने। राहुल अब दिन भर व्यस्त रहने लगा था, कभी मेडिकल सेंटर के काम में, कभी बुजुर्गों के साथ बैठकर उनके अनुभव सुनने में, और कभी गांव के युवाओं को साथ लेकर नए प्रोजेक्ट्स की योजना बनाने में। एक दिन गांव के एक युवक ने पूछा, भैया, आप पहले शहर में बड़ी कंपनी में थे ना, तो फिर सब छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? राहुल ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि माँ अकेली थी, और अकेली माँ सबसे बड़ी प्रेरणा होती है लौटने की। युवक कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मुझे भी अब पापा से मिलना है। 3 साल हो गए गांव नहीं गया। राहुल ने उसका कंधा थपथपाया, जाओ, जब तक वक्त है रिश्तों को वक्त दो। राहुल के जीवन में अब ठहराव जैसा कुछ नहीं था। सेवा केंद्र, मेडिकल सेंटर और गांव के युवाओं के लिए चल रहे प्रोत्साहन कार्यक्रम, हर तरफ उसका नाम, उसकी बातें और उसकी सोच गूंज रही थी। लेकिन जितना ऊंचाई पर पहुंचता है कोई इंसान, उतनी ही गहराई से उसे अपनी जड़ों को टटोलना पड़ता है। गांव में बदलाव की हवा तो चल पड़ी थी, पर यह हवा सभी के लिए सहज नहीं थी। एक दिन गांव के बाहर के चबूतरे पर बैठा राहुल अपने पुराने दोस्त दीपक से बात कर रहा था। दीपक, जो पहले राहुल के सबसे नजदीकी दोस्तों में से था, अब कुछ दूरी बनाए रखता था। दीपक, तू पहले जैसा नहीं रहा यार, कुछ बात है? दीपक ने नजरें चुराई और बोला, कुछ नहीं भाई, तू अब बड़ा आदमी बन गया है, तेरे पास सबका वक्त है, बस अपने पुराने दोस्तों का नहीं। राहुल चुप रहा। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, मौन से टूटते हैं दीपक, राहुल ने धीरे से कहा। मैंने अगर कुछ भी खोया है तो वो शहर में खोया था। गांव में तो सिर्फ पाया है अपनों का साथ, माँ की छाव और तुम्हारी जैसी दोस्ती। पर तू अगर दूर हो गया है तो शायद मैंने कुछ कमी की है। दीपक का चेहरा थोड़ा नरम हुआ। कमी नहीं, बस अब तू सबका हो गया है, पहले सिर्फ हमारा था। राहुल मुस्कुराया, मैं आज भी तुम्हारा हूँ। चल सेवा केंद्र में बैठते हैं एक दिन, पुरानी बातें करते हैं। गांव की मिट्टी से जुड़ी ईंटों और लाल खपरेल से बना सद्भाव चिकित्सा केंद्र अब बनकर तैयार था। राहुल ने इसका उद्घाटन किसी नेता या अधिकारी से नहीं, बल्कि गांव के सबसे वृद्ध दंपत्ति के हाथों करवाया। रामदीन काका और उनकी पत्नी गौरा दादी, जिनकी उम्र लगभग 95 साल थी। जब रामदीन काका ने रिबन काटा तो वहां मौजूद हर आंख नम थी। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दृश्य गांव में भी देखने को मिलेगा। ये सिर्फ ईंट और सीमेंट की इमारत नहीं है, राहुल ने कहा, यह हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। अब कोई माँ, कोई बाप अकेला या बीमार नहीं रहेगा। गांव की महिलाओं ने गीत गाए, बच्चों ने फूल बरसाए और बुजुर्गों ने राहुल को गले लगाया। उसी रात माँ आंगन में बैठी थी, चांद की रोशनी चेहरे पर पड़ रही थी। राहुल उनके पास बैठ गया। बहुत खुश हो आज? माँ ने पूछा। हाँ माँ, आज पहली बार लगा जैसे कुछ सही किया है जिंदगी में, राहुल ने उत्तर दिया। माँ थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, पर बेटा तू एक बात समझ, हर खुशी के साथ डर भी आता है। मुझे डर है कि तू फिर ना निकल पड़े कहीं, इस गांव से, इस घर से। राहुल ने उनका हाथ थामा। इस बार जब लौट आया हूं तो अब हमेशा यहीं रहूंगा। तुम और पापा की ये जमीन, ये घर, यही मेरी दुनिया है। माँ ने पहली बार निश्चिंत होकर लंबी सांस ली। अगले महीने की बुजुर्ग संवाद सभा में एक नया चेहरा आया। सफेद बाल, आंखों में पछतावे की गहराई और शरीर पर थकावट का बोझ। राहुल ने उन्हें पहचान लिया। यह वही व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहली चिट्ठी लिखी थी। सभा शुरू हुई। एक एक कर बुजुर्ग अपने अनुभव बांट रहे थे। फिर राहुल ने उस नए चेहरे को बोलने को कहा। वह उठे और कांपती आवाज में बोले, मैं एक पिता हूं, और मैं वो सब हूं जो आप में से कई लोग नहीं बनना चाहते। बेटों को पैसे देकर सोचा कि मैंने फर्ज निभा दिया। अब मेरा बेटा मुझे कमरा दे देता है लेकिन साथ नहीं। सभा में सन्नाटा छा गया। मैंने राहुल की बातें पढ़ी और मुझे लगा कि शायद मैं अभी भी कुछ ठीक कर सकता हूं, इसलिए चला आया यहाँ। सेवा नहीं मांगता, बस एक मौका मांगता हूं फिर से जीने का। सभा में बैठे लोगों की आंखें भर आईं। राहुल आगे बढ़ा और उनके कंधे पर हाथ रखा। यह सेवा नहीं, आपका अधिकार है बाबा, और आप यहाँ अकेले नहीं हैं। ये गांव अब आपका भी घर है। राहुल ने अब गांव के बच्चों के लिए एक नई पहल शुरू की, पढ़ो और समझो। हर रविवार को वह बच्चों को न सिर्फ पढ़ाता,
बल्कि उन्हें रिश्तों, जिम्मेदारियों और संस्कारों के बारे में भी कहानियां सुनाता। एक दिन एक बच्चा बोला, राहुल भैया, जब आप शहर में थे तो क्या आपको भी माँ की याद आती थी? राहुल मुस्कुराया, हर रात, लेकिन तब मैं बिजी था और यादों को पीछे धकेल देता था। पर अब समझ आया है, जो सबसे ज्यादा याद आता है वही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। बच्चों ने उस दिन माँ बाप के लिए सुंदर चित्र बनाए। गांव के हर घर की दीवारें उन मासूम तस्वीरों से सज गईं। अब गांव की पंचायत भी राहुल की सोच से प्रभावित होकर कई फैसले लेने लगी थी। हर महीने एक दिन परिवार संवाद दिवस रखा गया, जिसमें हर परिवार के सदस्य मिलकर बैठते, एक दूसरे की बातें सुनते और रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में बात करते। पंचायत का सरपंच खुद राहुल से मिलने आया। बेटा, तूने हमें हमारे रिश्तों की असली पहचान कराई है। अब गांव सिर्फ गांव नहीं रहा, अब ये एक बड़ा घर बन गया है। राहुल ने हाथ जोड़कर कहा, अगर हर घर रिश्तों को बोझ नहीं सौभाग्य माने तो कोई भी माँ बाप अकेले नहीं होंगे। एक रात निधि ने राहुल से कहा, तुम सब के बारे में सोचते हो, पर खुद के बारे में कब सोचोगे? राहुल ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब ये कि तुम दिन रात गांव के काम में लगे रहते हो। कब आखिरी बार अपने लिए कुछ किया? राहुल कुछ क्षण सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, शायद मैं अब खुद के लिए ही जी रहा हूँ। माँ की देखभाल, गांव की सेवा, यही तो वो है जो मुझे संतोष देता है। निधि मुस्कुराई, सच कहो तो अब मैं भी शहर लौटने की बात सोच नहीं सकती। सद्भाव सेवा केंद्र और चिकित्सा केंद्र की स्थापना के बाद राहुल ने कभी चैन की सांस नहीं ली। सेवा और सुधार के इस सफर में उसका हर दिन एक नई चुनौती, एक नई उम्मीद और कभी कभी एक छुपे हुए आंसू से भरा होता था। गांव बदल रहा था, पर रिश्तों के पुनर्निर्माण की यात्रा अब भी अधूरी थी और अधूरे रिश्ते कभी चैन से सोने नहीं देते। एक दिन सेवा केंद्र में एक औरत आई, जिसकी आंखों में असमंजस और चेहरे पर थकान थी। उसके साथ एक बुजुर्ग महिला थी, जो कुछ निढाल सी दिखाई देती थी। राहुल ने दोनों को बैठाया, पानी पिलाया और धीरे से पूछा, आपका नाम? महिला बोली, सुधा नाम है मेरा, ये मेरी अम्मा है, काशी से आई हूँ। काशी? राहुल ने चौंक कर पूछा, आप उन्हें वहां क्यों छोड़ आई? सुधा ने आंखें नीची कर ली। पति की नौकरी, बच्चों की पढ़ाई और शहर की जिंदगी, सबने मिलकर मुझे मेरी अम्मा से दूर कर दिया। कुछ साल पहले उन्हें काशी छोड़ आई थी, सोचा वहां भजन करेंगी, शांति से रहेंगी। राहुल ने गंभीर स्वर में पूछा, और अब जब खुद मां बनी तो समझ में आया कि मां की ममता को कैसे अनदेखा कर दिया। जब अपनी बेटी बीमार हुई और उसने मेरे बिना खाना नहीं खाया, तब लगा मेरी अम्मा ने भी तो यही सहा होगा। राहुल चुपचाप उन्हें देखता रहा, फिर धीरे से कहा, आपने उन्हें समय पर लौटा दिया, वो देख सकती हैं आपकी पश्चाताप। यह भी एक सौभाग्य है। राहुल ने देखा कि सेवा केंद्र में अब सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं, उनके बेटे बेटियां भी आने लगे थे। कुछ अपने माता पिता से क्षमा मांगने, कुछ उन्हें साथ ले जाने, तो कुछ ये समझने की कैसे रिश्तों की गांठें खुल सकती हैं। एक दिन गांव के पास के शहर से एक परिवार आया। पिताजी को जबरदस्ती वृद्धाश्रम में भेज दिया गया था, लेकिन सेवा केंद्र के बारे में सुनकर बेटा बहू खुद उन्हें यहाँ लाए थे। हमने गलती की थी, बेटे ने कहा, पर अब सुधारना चाहते हैं। क्या आप हमें सिखा सकते हैं कि रिश्ते कैसे संभालें? राहुल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, रिश्तों को संभालने के लिए किसी पाठशाला की नहीं, बस समय, संवेदनशीलता और थोड़े धैर्य की जरूरत होती है। बाकी सब आपके मन में है। उस रात मां ने पापा की पुरानी डायरी राहुल को सौंपी। तू अब बड़ा हो गया है बेटा, इसे पढ़ने का हक तुझे है। राहुल ने जब डायरी के पन्ने पलटे तो उनमें एक पन्ना ऐसा था जो आज की परिस्थिति पर सटीक बैठता था। अगर कभी मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाए तो उसे दोष नहीं दूंगा। शायद मैंने ही उसे इतना व्यस्त कर दिया कि वह रिश्तों की सच्चाई भूल गया, पर एक दिन वह लौटेगा और तब मैं उससे कुछ नहीं मांगूंगा, सिर्फ एक झप्पी। राहुल की आंखें नम हो गईं। उन्होंने मन ही मन पापा को धन्यवाद दिया, उस शिक्षा के लिए जो उन्होंने मौन में दी थी। गांव के युवाओं में राहुल अब भैया से ज्यादा मार्गदर्शक बन गया था। एक दिन कुछ युवकों ने मिलकर कहा, भैया हम भी कुछ करना चाहते हैं, सिर्फ देखना नहीं, कुछ बदलना चाहते हैं। राहुल ने उन्हें ध्यान से देखा, फिर पूछा, क्या बदलना चाहते हो? गांव के घरों में अभी भी बुजुर्ग अकेले होते हैं, बच्चे स्कूल, जवान काम में और बड़े परेशान। हम हफ्ते में एक दिन हर ऐसे घर में जाएंगे जहां कोई बुजुर्ग अकेला हो, उनसे बात करेंगे, उनकी जरूरतें जानेंगे और मदद भी करेंगे। राहुल ने गले लगाते हुए कहा, आज मुझे अपने सपनों के साथी मिल गए हैं। बुजुर्ग संबल योजना
नाम से यह पहल गांव में शुरू हुई। हर सप्ताह युवा एक टोली बनाकर 10 घरों में जाते, कहानियां सुनते, जरूरत की चीजें लाते और उन्हें एहसास कराते कि वे अकेले नहीं हैं। एक दिन डाकिए ने एक चिट्ठी राहुल को थमाई। लिखावट जानी पहचानी थी, वही जिसने पहले भी अपने पश्चाताप के भाव भेजे थे। लेकिन इस बार चिट्ठी में कुछ अलग था। राहुल, मैं अब आना चाहता हूँ, लेकिन डरता हूँ कि मेरे माँ बाप अब मुझे अपनाएंगे या नहीं। तुमने मुझे उम्मीद दी थी, अब मैं उसे हकीकत बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे मेरा परिवार लौटा सकते हो? राहुल ने तुरंत उत्तर लिखा, भाई, रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, वो सिर्फ इंतजार करते हैं, लौट आओ। यहाँ कोई सजा नहीं, सिर्फ माफी और अपनापन है। तेरे माँ बाप अब भी तुझे उसी नजरों से देखते हैं जैसे तब देखा था जब तू पहली बार चला था। तुम्हारा राहुल। पंचायत ने एक विशेष सभा बुलाई। वहां सरपंच ने कहा, आज हम ये प्रस्ताव पास करते हैं कि हर पंचायत भवन में एक सेवा केंद्र और मेडिकल सहायता केंद्र बनेगा। राहुल की प्रेरणा से हम इसे माता पिता सम्मान अभियान नाम देंगे। लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाईं, लेकिन राहुल शांत रहा। उसकी नजर मां पर थी, जो आंखों में गर्व लिए सब देख रही थीं। सभा खत्म होने के बाद राहुल ने मां से पूछा, कैसी लगी आज की घोषणा? मां ने कहा, मुझे लग रहा है जैसे अब तेरा बचपन लौट आया हो, और वो सब माँ बाप भी जी उठे हैं जिनके बच्चे उन्हें छोड़ चुके थे। रात को दोनों छत पर बैठे थे। नीचे सेवा केंद्र में कुछ बुजुर्ग भजन गा रहे थे। चांदनी रात में एक अजीब सी शांति थी। निधि ने कहा, राहुल, क्या हमने कभी खुद के बारे में भी सोचा है? राहुल मुस्कुराया, तू ही तो मेरा खुद है निधि, और जब तू साथ है तो मैं हर किसी का हो सकता हूँ। निधि ने उसका हाथ थामा। चलो फिर एक वादा करते हैं, हम कभी माँ बाप को अकेला नहीं छोड़ेंगे, न अपने न किसी और के। राहुल ने गहराई से उसकी आंखों में देखा। वादा रहा। गांव की गलियां अब पहचानने लायक नहीं रहीं। जहां कभी गलत फहमियों और रिश्तों की दरारें थीं, वहां अब संवाद, सेवा और आत्मीयता की नींव जम चुकी थी। राहुल की पहल और गांव के युवाओं की मेहनत ने इस बदलते माहौल को न केवल जन्म दिया, बल्कि इसे जीने लायक बना दिया था। अब जब हर सप्ताह बुजुर्ग संबल योजना के तहत बुजुर्गों के घरों में बच्चों की टोली जाती थी, तो केवल दवाइयां नहीं बांटी जाती थी हंसी, अपनापन और विश्वास। एक शाम को सेवा केंद्र में एक गाड़ी रुकी। उससे एक अधेड़ उम्र का आदमी उतरा, जिसकी आंखों में थकावट और दिल में बेचैनी थी। राहुल उसे पहचान गया। यही वह था जिसने वर्षों पहले एक गुमनाम चिट्ठी भेजी थी। अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़कर गया बेटा। उसके साथ एक महिला और 2 बच्चे भी थे। राहुल उनके पास गया, मुस्कुराकर बोला, आखिरकार आ गए। वह झेंपते हुए बोला, डर लग रहा था, माँ बाप माफ करेंगे या नहीं। राहुल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम लौटे यही बहुत है, आओ तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। अंदर एक छोटी सी बैठक में एक बुजुर्ग दंपति बैठे थे। महिला की आंखें कमजोर थीं और पुरुष के बाल अब पूरी तरह सफेद हो चुके थे, लेकिन दिल अब भी बेटे की याद में धड़कता था। राहुल ने धीरे से कहा, आपका बेटा आपसे मिलने आया है। माँ की आंखें चमक उठी, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। पिता ने बस इतना कहा, कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? बेटा धीरे धीरे आगे बढ़ा और जमीन पर झुककर माँ पिता के पांव छू लिए। दोनों की आंखों से आंसू झर पड़े। पिता ने कांपते हाथों से बेटे के सिर को सहलाया। बेटा, देर कर दी तूने, पर हम अब भी वही हैं जो पहले थे। माँ ने बेटे की बीवी और बच्चों को गले लगा लिया। वह दृश्य पूरे सेवा केंद्र को भावुक कर गया। कुछ पल बाद राहुल ने देखा, एक परिवार फिर से पूरा हो चुका था। उस वर्ष गांव में पहली बार मातृ पितृ सेवा सम्मेलन का आयोजन हुआ। आसपास के कई गांवों से लोग आए। राहुल मुख्य वक्ता था। उसने मंच पर आकर कहा, माता पिता कोई बोझ नहीं होते, वो नींव है जिन पर हम खड़े होते हैं। अगर नींव ही हिल जाए तो इमारत कैसे टिकेगी? तालियों की गड़गड़ाहट बीच बीच में उठती रही, पर राहुल ने एक वाक्य से सबका ध्यान खींचा। हम जब छोटे थे तो माँ बाप ने बिना थके हमें उठाया। आज जब वो बूढ़े हो गए तो हमें लगता है उन्हें सहना पड़ेगा। नहीं, उन्हें संभालना चाहिए, क्योंकि यही हमारा कर्तव्य है। उसने सम्मेलन में 5 बातें स्पष्ट की जो हर युवा को अपने माता पिता के लिए करनी चाहिए। 1. सुनना सीखें, उनके अनुभवों को सुनिए, वे उपदेश नहीं जीवन की सीख होते हैं। 2. साथ समय बिताइए, हफ्ते में 1 दिन ही सही, पर उनके साथ बैठिए, बातें कीजिए। 3. उन्हें निर्णयों में शामिल करें, उन्हें उपेक्षित नहीं, सहभागी बनाइए। 4. उनकी देखभाल को जिम्मेदारी समझें, यह कोई एहसान नहीं, आपकी परवरिश का उत्तर है। 5.
उन्हें समाज से जोड़े रखें। समाज से कटे बुजुर्ग जल्दी टूटते हैं, उन्हें भी आयोजनों में शामिल कीजिए। सभा खत्म हुई तो हर कोई अपने अपने माता पिता को एक नई नजर से देख रहा था। अगले दिन निधि और राहुल ने एक नई घोषणा की। अब वे यह मॉडल पड़ोसी जिले में भी फैलाएंगे। हम दोनों वहां कुछ महीनों के लिए शिफ्ट होंगे। वहां भी सेवा केंद्र और चिकित्सा केंद्र की जरूरत है। जब एक गांव बदला है तो और क्यों नहीं, निधि ने कहा। मां ने राहुल को रोका नहीं, बस इतना कहा, तेरी सेवा में अब मुझे तू भगवान सा लगता है बेटा। जा और माँ बाप के चरणों की महिमा दूसरों को भी समझा। राहुल भावुक हुआ। माँ, अब आप बोझ नहीं, मेरी प्रेरणा है। आज गांव की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। सेवा केंद्र अब एक ट्रस्ट बन चुका है जिसका नाम है माँ बाप की छांव। यह ट्रस्ट अब 15 गांवों में काम कर रहा है। हर गांव में बुजुर्ग सहायता केंद्र, साप्ताहिक संबल यात्रा, माँ बाप संवाद सत्र, विरासत वाचन, जहां बुजुर्ग अपनी जीवन कहानियां सुनाते हैं, और हर साल मातृ पितृ सेवा दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। राहुल अब एक प्रेरणा बन चुका है। सरकार ने उसे सम्मानित किया। मीडिया ने उसके मॉडल को मानवता की असली मिसाल कहा। एक दिन सेवा केंद्र में एक किशोर आया, बोला, मुझे अपने दादा दादी से माफी मांगनी है। मैं उन्हें अनदेखा करता था, पर अब मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। राहुल ने उसे गले लगाकर कहा, तू वही कर रहा है जो मुझे सालों पहले करना था। अब कोई और देरी न करना। आज जब हम माता पिता को बोझ समझते हैं तो शायद हम अपने भविष्य को भी बोझ बना रहे होते हैं। जो आज अपने माँ बाप से मुंह मोड़ते हैं, कल उन्हीं की संतानें उन्हें आईने में वही चेहरा दिखाएंगी। याद रखिए, माँ बाप वो छांव है जिनके नीचे हम हर दर्द से महफूज होते हैं। अगर वो छांव ही चली गई तो जिंदगी की धूप हमें कभी चैन नहीं लेने देगी। माता पिता कभी बोझ नहीं होते, वो आशीर्वाद होते हैं जो जिंदगी की हर चोट पर मरहम बन जाते हैं। प्रिय मित्रों, हमारी आज की कहानी यहीं पर विराम लेती है। हमें विश्वास है कि यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी और आपको इससे कुछ न कुछ सकारात्मक सीख जरूर मिली होगी। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। जय श्री कृष्ण।